स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1 और लेसन 1 है हमारा रियल नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है। दैट मीन्स सीबीएसई ने कौन सा टॉपिक डिलीट किया हुआ है। सो डिलीटेड टॉपिक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके ना स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं था जिसे हम कहें बहुत डिफ़िकल्ट था। बेसिकली सिर्फ 10th क्लास में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे कि एचसीएफ को निकालना। हमने एचसीएफ निकालना सीखा हुआ है अपने पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, लाइक इन क्लास 5th and 6th, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एचसीएफ जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो हम उसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह देते हैं 10th क्लास में, और एचसीएफ जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो हम उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कह देते हैं। ओके, सो सिर्फ नेम का डिफरेंस है। ओके, सो एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो आपका टॉपिक इंक्लूडेड ही है सीबीएसई में। बट हाँ, उसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो एक थ्योरम दे दी गई थी उससे नहीं करना है, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। So first is fundamental theorem of arithmetic. This is your exercise 1.2. So fundamental theorem of arithmetic क्या कहती है? इसका कहना ये है कि कोई भी composite number, now composite number कौन से number होते हैं आप सबको पता होगा, all those numbers which have factors more than 2. Like 6 is a composite number because it has factors 1, 2, 3 and 6, 4 factors. So any number having factors more than 2 are composite number. तो कोई भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उनके ऑर्डर को ध्यान में ना दें, तो हर कंपोजिट नंबर का अपना यूनिक फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इस थ्योरम के हिसाब से। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक 24। ओके, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। यस, दिस इज, लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स। सो द फैक्टर्स आर 2, अगेन 2, and then we have 3. So the factors of 24 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, right? Take another number. Okay, take another number, like I have taken 18. 2, 9, 3, again 3. So the factors of 18 are 2, 3, 3. If we look at the factors, are they same? No, they are not same. I'm not talking about the numbers like they have 2, this is also having 2. No, numbers पे ध्यान नहीं देना है हमें ये देखना है कि यहाँ पे 3 2 थे, यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2। मतलब हर कंपोजिट नंबर का अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ऑर्डर्स को ध्यान में नहीं देना है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम 24 को ऐसे भी लिख सकते थे। क्या गलत होता? नहीं, हम 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक हमने 2 2 पहले लगा दिए, 3 बीच में कर दिया। क्या ये 24 आंसर नहीं देगा? तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर के ध्यान में ना रखें, तो हर कंपोजिट नंबर का अपना डिफरेंट, अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर? सेकेंड, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कोई एक प्राइम नंबर है पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लाइक स्टूडेंट्स देखिए, हमने ले लिया A4। नाउ अगर A4 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अगेन एज्यूम दैट P इज सम नंबर 2। ओके, सो स्टेटमेंट क्या कह रही है? अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है P से, तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 2, येस इट इज डिविजिबल। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सी दिस, चेक कर लेते हैं। a अपॉन पी क्या है? a आपका है 4, p है 2। डिवाइड हो सकता है? यस, डिवाइड हो सकता है। ओके, सो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस p से डिवाइड होगा। थर्ड इज, ये तो आपकी बहुत पुरानी थ्योरम है स्टूडेंट्स, इन्हें आपने पहले भी पढ़ा है 5th 6th डिवीजन में, कि किसी भी दो नंबर का HCF और LCM उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट इज लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। नाउ व्हाट इज p बाई क्यू? p बाई क्यू
जब भी किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, रैशनल नंबर को रेशियोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, एक्सप्रेशन यहाँ पे ये कह रहा है कि p एंड q आर को प्राइम। नाउ व्हाट इज को प्राइम? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर खाली 1 हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 7 ये दोनों को प्राइम नंबर्स है बिकॉज इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, सो अगर p और q को प्राइम नंबर हैं और x एक रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। नाउ टर्मिनेटिंग के लिए आपके पास स्टूडेंट एक कंडीशन है, वो क्या है कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो 5th पॉइंट हमारा यही है कि कोई भी नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 की पावर नहीं आती है, न्यूमरेटर का नहीं डिनोमिनेटर का, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। कीप दिस इन माइंड, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 या सिर्फ 5 है तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। ना 2 की पावर m 5 की पावर n का मतलब ये है कि 2 की पावर्स भी हो सकती हैं, सिर्फ 2 नहीं, 2 की पावर्स भी आ सकती हैं, 5 की पावर्स भी आ सकती हैं। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जिन्हें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए था और मैंने इसका रिवीजन करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। The question is asking you the product of a non-zero rational and an irrational number is। किसी भी रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब जीरो नहीं हो सकता बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा आप कोई भी रैशनल नंबर ले एंड उसका प्रोडक्ट आप एक इरैशनल नंबर से निकाले तो आंसर क्या होगा? लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट इज ऑलवेज इरैशनल, सेकेंड इज ऑलवेज रैशनल, थर्ड इज रैशनल और इरैशनल एंड फोर्थ इज 1। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको इसे हम एग्जाम्पल की तरह लेके सॉल्व करते हैं, लाइक √3 इज इरैशनल नंबर। व्हाई इट इज इरैशनल स्टूडेंट? आपको पता है किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट में रख दें या हम उसे क्यूब रूट में रख दें तो वो हमेशा इरैशनल आंसर देगा। ना इरैशनल आंसर का मतलब ये होता है कि इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हुए चलूंगी। ओके, नॉन क्या होता है? रिपीटिंग होता है। लाइक आप अगर देखो, अगर आप पाई की वैल्यू, आपने कभी पाई की वैल्यू देखी हो, ओके, तो पाई की वैल्यू 3.1479 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग वैल्यू है, और वहां पे कोई भी नंबर ऐसा भी नहीं है एक डेफिनेट पैटर्न पे रिपीट हो रहा हो। लाइक रिपीटिंग हम कब कहते हैं? आप एग्जाम्पल ले लीजिए 1/3 का, इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है 0.333333 आता ही चला जाएगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है बिकॉज 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग हम इसे भी कहेंगे अगर 323232 मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तब भी हम उसे रिपीटिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है रिपीट होने का तब हम उसे क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो एक इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है लेकिन रिपीटिंग। ओके, इरैशनल सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने एक ले लिया इरैशनल नंबर 3 और एक रैशनल नॉन जीरो नंबर ले लिया 2। ना ये 2 रैशनल कैसे है? बिकॉज आप इसे 2/1 भी तो लिख सकते हैं। तो हो गया ना ये p/q के फॉर्म में। तो अगर किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रैशनल हो जाता है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट्स तो आपको पता है हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको एक कैसा आंसर दे रहा है? ये आपको एक इरैशनल आंसर दे रहा है, right? So what is the right answer? The right answer is option number 1, always irrational. Let's see. Okay, so first answer is right answer. Let's see the next question. So the next question is the decimal expansion of a number 441 upon something. ये आप देख रहे हैं, ये लिखा है has, options are a terminating decimal, non-terminating but repeating, non-terminating non-repeating, terminating after 2 places of decimal.
ओके। तो स्टूडेंट्स अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी भी रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सिर्फ 2 या 5 की पावर में होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 भी है। ओके, तो हम अभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि ये टर्मिनेटिंग एंड आउट के, बिकॉज आपका न्यूमरेटर भी तो गिवन है। हो सकता है ये 7 इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे। ओके, तो क्या 441 से 7 डिवाइड होगा? यस। हाउ मेनी टाइम्स? 63 टाइम्स। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ 2 और 5 की पावर्स के नंबर बचे। इसका मतलब ये जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ये तो हमें पता चल गया। बट स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, राइट? तो अभी हम यहाँ से आंसर नहीं टिक करेंगे, बिकॉज आपको जब टर्मिनेटिंग होता है तो टर्मिनेटिंग क्या एक डिजिट बाद हो जाता है? ऐसा नेसेसरी तो नहीं है। हो सकता है 2 डिजिट बाद टर्मिनेटिंग हो, 3 डिजिट बाद टर्मिनेटिंग हो। तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड किए कि एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग है। तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, यानी कि 2 और 5 की पावर में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लिया, तो किसकी पावर हाईएस्ट है? किसकी पावर हाईएस्ट है? 5 की पावर हाईएस्ट है 3। मतलब हमें किसको देखना है? हाईएस्ट पावर को देखना है। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सो हमारा लास्ट ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। ओके, ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, बिकॉज हम देख चुके थे पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारा कंफ्यूजन सिर्फ इसमें और इसमें था, बट डिजिट चेक करके, पावर चेक करके हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। इसे कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक। जब आपको क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट लगे तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक अपनाइए। ओके, सो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है? टर्मिनेटिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स सी स्टूडेंट्स, यस, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू, और मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा? डेसिमल के डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। और ऑप्शंस आर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस एंड 4 डेसिमल प्लेस। तो हमें क्या करना होगा? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें क्या करना होगा? हमें 1250 के क्या निकालने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। तो जल्दी से निकाल के देख लेते हैं क्या फैक्टर्स है। सो सबसे पहले कोशिश ये करिए जब नंबर बड़ा हो तो बड़े नंबर से ले जाइए, बड़े प्राइम फैक्टर्स से। ओके, थोड़ा ईजी लगता है सॉल्व करना। लाइक यहाँ पे क्या बचा आपका? 250, अगेन 5, क्या बचा? 50, अगेन 5, 10, 10, now 5, 2 and here also 2. So प्राइम फैक्टराइजेशन आपके किस में है? 5 और 2 में ही है। यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लिया 5 और 2 की पावर में, 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग है? ये तो हाईएस्ट पावर बताएगी। हाईएस्ट पावर है 4, इसका मतलब ये डेसिमल कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग होगा? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा। लेट्स सी द आंसर। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, pi minus 22/7 is, options are a rational number, an irrational number, a prime number, last is an even number. स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो इरेशनल नंबर जब भी किसी को मल्टीप्लाई करता है, सब्ट्रैक्ट करता है या ऐड करता है अपने में किसी भी नंबर को, भले ही वो इरेशनल हो या रैशनल, अगर हम इरेशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल होता है। कीप दिस इन माइंड। ओके, सो आप इस बात को ध्यान में रखिए और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। Let's see. Yes students, the difference of irrational number and rational number is always irrational. Next question, the HCF and LCM of two numbers are this: when the first number is completely divided by 2, the quotient is 33, the other number is. Means आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, और आपको एक नंबर के बारे में कुछ हिंट दी गई है कि जब उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो वो क्वेश्चन 33 देता है। ओके, रिमाइंडर की बात नहीं करी गई, इसका मतलब वो रिमाइंडर क्या देता है? 0 देता है। ठीक है, तो
तो आपको स्टूडेंट्स एक बात तो ये पता ही होगी कि हम उसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो उसकी टेबल में आता हो। लाइक 6 से 2 तभी डिवाइड होगा जब 2 की टेबल में 6 आता हो, राइट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 को डिवाइड कर पा रहे हैं, अगर हम 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं 2 से और क्वेश्चन आ रहा है 3, ठीक है, तो हम तभी डिवाइड कर पा रहे हैं जब 6 2 की टेबल में आता हो, ठीक है। और इसका अगर हमें नहीं पता है यहाँ पे कोई नंबर है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी आंसर बता सकते हैं। लाइक 2 से मल्टीप्लाई किया 3 तो हमें आंसर है 6, यानी मैं 6 को डिवाइड किया। सेम इज द कंडीशन हेयर कि 2 से डिवाइड होने पे क्वेश्चन आ रहा है 33, तो हमें नंबर मिल गया। क्या हो गया हमारा एक नंबर 66, यानी कि वो नंबर क्या है 66 है। तो हमें एक नंबर पता है, HCF पता है, LCM पता है, दूसरा नंबर निकालना है। तो आप यहाँ पे इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। 3 चीज़ें आपको गिवन है, आपको 4th चीज़ को कैलकुलेट करना है। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 66, 130, 132 एंड 196। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला दे ही दिया है कि ये आपका फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट करके बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पॉज करिए, अपना फॉर्मूला फाइंड आउट, अपने फॉर्मूले से आंसर को फाइंड आउट करिए और चेक करिए क्या ये ऑप्शंस में से आंसर सही है। बट मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ, लेकिन आप मेरा आंसर देखने से पहले खुद सॉल्व करिए। ओके, सो द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स 132। ओके, लेट्स मूव टू 4th क्वेश्चन। Next question, question number 6. What will be the least possible number of the planks if 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length? Okay, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या लीस्ट पॉसिबल नंबर होगा प्लैंक का अगर 3 पीसेज हैं टिम्बर के, मीन्स अलग अलग साइजेस दिए गए हैं। एक साइज टिम्बर का ये है, एक इस साइज के टिम्बर्स हैं, एक इस साइज के। तो कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि उनको सेम लेंथ में रखा जा सके। लाइक 42 मीटर के टिम्बर्स को हम एक साथ रखें, 49 मीटर्स के टिम्बर को एक साथ रखें, 63 मीटर्स के टिम्बर को एक साथ। इसके कितने प्लैंक्स बनाने चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। 5, 6, 7, 9, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारी ट्रिक काम आएगी। यहाँ पे हमें अपने बेसिक मेथड को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं ये सारे ही आपके छोटे नंबर्स हैं, राइट। लाइक अगर हम इन तीनों नंबर से कंपेयर करें तो ये ऑप्शन सारे आपके क्या हैं? छोटे नंबर्स हैं उनसे। और छोटा आंसर कब आता है? जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं या LCM फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन को बेसिक मेथड्स, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, लेकिन आपको टाइम का भी तो ध्यान देना है। 90 मिनट्स ही तो है आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए। सो उन 90 मिनट्स में आपको कभी कभी क्वेश्चंस को ट्रिक से भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो HCF आएगा वो होगा 7, बिकॉज 7 आपके तीनों की टेबल तीनों को ही डिवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो डिवाइड करे। तो 7 6 42, 7 7 49, 7 9 63। सो आई थिंक 7 इज द HCF। ओके, सो अभी हमने सिर्फ ये क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है कि जो प्लैंक की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया HCF से कि प्लैंक की लेंथ 7 मीटर की होनी चाहिए। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बन सकते हैं, बिकॉज हमें तीनों ही टिम्बर के पीसेस को अलग अलग प्लैंक बना के रखना है। तो अगर हम 42 मीटर के टिम्बर की बात करें और 7 मीटर का प्लैंक इसके लिए बनाना है तो कितने प्लैंक्स बनेंगे? 6 बनेंगे। सिमिलरली अगर हम 49 मीटर टिम्बर की बात करें तो हमें कितने प्लैंक्स बनाने हैं? तो 7 मीटर का अगर एक प्लैंक है तो 49 मीटर के लिए कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। Similarly, we will find out for 63. So how many? 9. तो अब least possible number क्या हो जाएगा? 6 plus 7 plus 9 and this will give you answer 22. Okay? So यहाँ पे क्या 22 ऑप्शन है? नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमारा right option हो जाएगा none of these. Clear? Let's see the next question. This is the explanation of this. Next question, what is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in exact number of minutes? Okay? क्या possible speed हो सकती है अगर उसे 52 किलोमीटर चलना हो और 91 किलोमीटर चलना हो? स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो सेम नंबर ऑफ मिनट्स में दोनों डिस्टेंस को कवर कर ले?
Options are 17 meter per minute, 7 meter per minute, 13 meter per minute and 26 meter per minute. Okay, now students, I think the options are wrong because आपका यहाँ पे जो यूनिट यूज़ की गई है वो किलोमीटर यूज़ की गई है, तो आप यहाँ पे चेंज कर लें. ऑल दीज शुड बी इन किलोमीटर पर मिनट. ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा, हमें मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है. अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक दी स्टूडेंट्स कि हम नंबर देखेंगे कि क्या नंबर में जो ऑप्शंस हैं वो इनसे छोटे आ रहे हैं. तो आप यहाँ पे देखिए सभी नंबर इनसे छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ से तुरंत पता चल गया हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है. तो 52 और 91 का आप HCF निकाल लीजिए, दैट विल बी द राइट आंसर. सो लेट्स सी क्या आता है HCF. सो 52 और 91 का HCF आता है आपका 13. सो द राइट आंसर इज 13 किलोमीटर पर मिनट. इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक. सो 13 किलोमीटर per minute. Next, if A is equals to 2n plus 13, B is equals to n plus 7, where n is a natural number, then HCF of A and B. ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि A की ये वैल्यू है, A ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, B ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, n यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, तो HCF ऑफ A and B क्या होगा. सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो ऑप्शन इज 2, 1, 3 एंड 4. ओके, तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप सबसे पहले मान लो, चलो n की वैल्यू है 1. ओके, सो अगर n की वैल्यू है 1 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 13, राइट. ये आ गया आपका 15. b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n + 7. ओके, तो ये आ गया आपका 1 + 7, दैट मीन्स 8. नाउ 8 एंड 15 व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर दीज. अगर हम देखें तो ये नंबर हैं हमारे को प्राइम नंबर्स, बिकॉज 8 एंड 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, और किसी भी को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा. अभी मैंने बताया. सो द राइट ऑप्शन इज 1. ओके, सो जहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे पूछे n इज एनी नेचुरल नंबर, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं. लेट्स सी द राइट आंसर. यस स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज 2. HCF क्या होगा, हमेशा को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pairs of natural numbers whose least common multiple is 78 and the greatest common divisor is 13 are. Options are 58 and 13 or 16 and 29. Second option is this, third option is this and fourth option is this. Okay, now let's see the question again. क्या दिया है आपको क्वेश्चन में दिया है कि LCM जो है वो 78 है. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये क्या चीज़ है, ये HCF का दूसरा नाम है. दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल लें या हम उसको HCF बोल लें, बोथ आर सेम थिंग. HCF आपको दिया है 13. ठीक है, दो चीज़ आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि उस A और B की वैल्यू निकालिए, उस A और B की वैल्यू निकालिए जिनका हम अगर LCM निकालते तो ये आंसर होता, HCF निकालते तो ये आंसर होता. अब इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए. ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर कोई भी नंबर इनका अगर ये A और B के LCM या HCF हैं, अगर हम सबसे पहले HCF को देखें 13, इसका 13 क्या होता है, HCF क्या होता है, कॉमन डिवाइजर होता है, यानी दोनों A और B ऐसे नंबर हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं, राइट. तो क्या हमारे ऑप्शंस में ऐसा कोई दिख रहा है, लाइक अगर देखिए यहाँ पे 13 से 68 डिवाइड होता है, नहीं होता. 23 नहीं होता, इसका मतलब हम ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, ये नहीं पॉसिबल है. सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन में 13 है तो हम मान के चल सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर आने की. थर्ड ऑप्शन को देखें, यहाँ भी कोई डिवाइड होने वाला नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन पे हम दोबारा जाते हैं, अगर 13 से 58 डिवाइड हो सकता है क्या, बिकॉज A और B दोनों का कॉमन डिवाइजर है 13, तो B की भी टेबल में 13 आता होगा. ओके, B ऐसा नंबर होगा जिसको 13 से डिवाइड किया जा सकता है, A भी ऐसा नंबर होगा जिसको 13 से डिवाइड किया है. अगर हम मान लेते हैं B 13 है, A 58 है, तो क्या 58 डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है. ओके, 13 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता. तो फाइनल ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, 4. चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है. 13 की टेबल में क्या आपका 78 आता है, यस आता है. हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. 13 की टेबल में 13 आता है ऑब्वियसली 1 टाइम. अगर ये दोनों नंबर ना होते तो क्या ये हो सकते थे, चेक कर लेते हैं. 26 ऑब्वियसली इट कम्स इन द टेबल ऑफ 13,
39, this also come how many times, this come 2 times, this come 3 times, here 6 times, 1 time. So ये सारे नंबर, ये चारों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनको ये सारे नंबर आपके 13 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने अपने बेसिक मेथड को छोड़ के किसका इस्तेमाल किया? एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल किया, कि वो ऑप्शन हमने सबसे पहले हटा दिए जो हमें पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते. ओके, कोई भी एक नंबर का अगर कॉमन डिवाइजर, किसी भी 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर के अगर आपका कॉमन डिवाइजर दे दिया गया तो इसका मतलब वो नंबर तो आना ही आना है. आंसर आपका वही होगा जो फिर उस कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होता हो. क्लियर? लेट्स सी. यस, तो ऑप्शन इज 4. ओके, यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स आपका बेसिक मेथड भी दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं. लाइक अगर आपको बेसिक मेथड, मैंने तो आपको ट्रिक से बताया, अगर आप बेसिक मेथड देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए. लाइक 13 एंड 78, इन्होंने क्यों ये ऑप्शन, 13 एंड 78 का प्रोडक्ट ही तो आपका ए और बी का प्रोडक्ट होता है. तो जो 13 एंड 78 का प्रोडक्ट आया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया है. ये आपका बेसिक मेथड है. जो बेसिक से करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट बेटा बेसिक मेथड में थोड़ा टाइम लगता है और हमें अपने टाइम को बचाना है, बिकॉज हमारे पास टाइम कितना है? सिर्फ 90 मिनट्स है. ओके, तो आपके जब फैक्टर्स आए तो क्या आए? 2, 3, 13, 13. अब 13 कॉमन डिवाइजर था, मतलब 13 दोनों के पास होना चाहिए था. तो एक बार 13 2 से ले लिया गया और इसका पेयर बना लिया गया. एक बार 13 3 से लेके इनका पेयर बना लिया गया. तो यहाँ से हमें जब 2 लिया तो 26 मिला, 3 लिया तो 39 मिला. और 39 और 26 सिर्फ एक ऑप्शन में था जो है लास्ट ऑप्शन. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, next question. 2 natural numbers whose sum is 85 and the least common multiple is 102. ओके, LCM आपको 102 दिया है. 2 नेचुरल नंबर का सम दिया गया है. नेचुरल नंबर्स नहीं दिए गए, उनका सम दिया गया है. ओके, और यहाँ पे आपको HCF भी नहीं बताया गया. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन है 30 एंड 55, 17 एंड 68, 3 ऑप्शन इज 35 एंड 55, 4th इज 51 एंड 34. ना स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान दें, अगर हमें ट्रिक लगानी है, कह रहा है क्वेश्चन की सम 85 है, क्या हम चेक कर लें जल्दी से कि क्या इन सब के सम 85 तो नहीं है? अगर इसमें से कोई भी 85 नहीं आता है तो हम उस ऑप्शन को तुरंत ही एलिमिनेट कर सकते हैं. 30 + 55 85, 17 + 68 ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 85, 35 55. ये ऑप्शन आपका गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज 35 और 55 का सम 85 से ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ, तो मतलब इन 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया, ये नहीं हो सकता. देन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 102 है. यानी कि जो 2 नंबर्स हैं उनकी टेबल में 102 आएगा. LCM क्या होता है? मल्टीपल्स होते हैं. लाइक 72 क्या है? 6 का मल्टीपल है. ओके, सो LCM क्या होता है? LCM हम तभी निकाल पाते हैं जब उनके मल्टीपल्स लेते हैं. इसका मतलब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि किस नंबर की टेबल में 102 आ रहा है. 30 की टेबल में 102 नॉट पॉसिबल, सो फर्स्ट ऑप्शन इज गॉन. नेक्स्ट इज 17. 17 की टेबल में क्या 102 आता है? येस, इट कम्स हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. क्लियर? देन हमें 68 का भी पता होना चाहिए. क्या 68 के टेबल में 102 आता है? नो, नहीं आता है. ओके, सो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया बिकॉज एंड लगा हुआ है और तो लगा नहीं है. सो 17 और 68 दोनों की टेबल में आना चाहिए. अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो है 4. दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है. चेक भी कर लेते हैं. क्या 51 की टेबल में 102 आता है? येस, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. 34 के टेबल में आता है? येस, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. ओके, सो दिस इज द ट्रिक दैट वी कैन यूज टू सॉल्व अवर क्वेश्चन ईजिली. अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है या बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लेंदी लग रहा है सॉल्व करने के लिए, तो हम ऐसे भी अपने क्वेश्चंस, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ये प्रैक्टिस से होगा. आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF भी प्रोवाइडेड है. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आप उन्हें सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए. कोशिश करिए कि ट्रिक्स के बेसिस पे, जिन क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकती हो उन्हें ट्रिक से ही सॉल्व करें ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे. ओके, लेट्स सी द राइट आंसर. येस, राइट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. A forester wants to plant say 66 apple trees, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows. Okay, उसे सारे पेड़ इक्वल रो में लगाने हैं. ठीक है. ऑल्सो उसे क्या चाहिए? उसे ये चाहिए कि हर पेड़ की लाइक एप्पल की एक अलग रो हो, 88 बनानास की एक अलग रो हो, मैंगो की एक अलग रो हो, लेकिन सब रोज बराबर होनी चाहिए. ठीक है. द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड आर. ठीक है. अब ऑप्शंस देख लेते हैं बिकॉज ऑप्शंस अगर छोटा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि HCF निकालें या LCM निकालें.
फर्स्ट इज 2, सेकेंड इज 3, थर्ड इज 10 एंड फोर्थ इज 12। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें निकालना है HCF, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ लिया, अगर हम बेसिक मेथड की बात करें स्टूडेंट्स कि कैसे हम जहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते वहाँ हम कैसे पता लगाते हैं, तो जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि इक्वल रोज या मिनिमम नंबर ऑफ रोज, वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, HCF, ठीक है। लाइक HCF अगर हमने निकाला है, हमें किसका HCF निकालना होगा, 66 का, 88 का, सॉरी कॉमा यहाँ नहीं होगा, एंड 110 का, ठीक है। तो चलिए इसका HCF जल्दी से निकाल लेते हैं। HCF क्या होता है, वही नंबर ले लेंगे HCF में जो तीनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। इसके अलावा कौन है, 11, 3, 4, 5। अब HCF क्या आ गया आपके पास, HCF आ गया आपके पास 22। सो 22 रोज बनाई जा सकती हैं इन सारे एप्पल्स और बनाना और मैंगो को ट्रीज को इक्वली डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अभी तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकाली, लेकिन 66 एप्पल ट्रीज लगाने हैं ना, 22 रोज में कैसे लगेगा, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि हर ट्री, हर फ्रूट की कितनी रोज बनेंगी, ठीक है। एक रो में हमें क्या करना है, 22 चीज़ें लगानी हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हमें एप्पल बनाना लगाना हो तो एक रो में लगे भी बराबर के होने चाहिए और सबकी रोज भी अलग होनी चाहिए। तो बराबर की रोज तो हमने निकाल ली कि 22 होनी चाहिए, लेकिन अब 22 के लिए 22 एप्पल लगाने के लिए रो कितनी बनेंगी, सो 66 डिवाइडेड बाई 22 कितनी बनेंगी, 3 रोज बनेंगी। अगर हमें 88 बनानास लगाने हैं और हर रो में 22 बनाना होने चाहिए तो कितनी रोज बनेंगी, 4 रोज बनेंगी, ओके। अगर हमें 110 मैंगो ट्रीज लगाने हैं और हर रो में 22 मैंगोज होने चाहिए तो कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी। तो टोटल हमें कितना मिला, टोटल आपका हो गया, जस्ट अ सेकेंड, टोटल हो गया आपका 3 + 4 + 5 दैट मीन्स 12। 12 इज द राइट आंसर, ओके। सो क्वेश्चन आपसे कभी भी मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछे तो आपको वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहीं तक कैलकुलेट करके नहीं रहना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले तो वो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि हर फ्रूट की अलग अलग रो बननी है। उसके बाद वो ये भी पूछ रहा है कि हर रो में कितने फ्रूट लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हर रो में कितने फ्रूट लगाए जा सकते हैं, 22, और उसके बाद हर अलग अलग रो के लिए हर अलग फ्रूट के लिए हमें कितनी रोज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी, यस द राइट ऑप्शन इज 4। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे भी HCF निकाला गया है, देन हमने HCF को नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए सबसे पर्टिकुलरली डिवाइड किया है, एंड हियर वी हैव द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ नंबर 10x + y इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर 10a + b and the result comes as 100p + 10q + r, where r is equals to 2y, x is equals to 2x + y and p is equals to 2x। यहाँ पे आपको एक कंडीशन और दे दी गई है कि x y 5 से छोटा रहेगा, ठीक है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बताइए 10a + b की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत लेंदी लग रहा है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है सिवाय वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी हैं उन्हें पुट करने के, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम किसी भी एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्रिक, तो यहाँ पे हमें बेसिक मेथड ही यूज़ करना है। तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप एलिमिनेशन ट्रिक की प्रैक्टिस करें, बिकॉज जहाँ हमें बेसिक मेथड यूज़ करना पड़ जाएगा वहाँ तो हमें टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जहाँ हम बेसिक मेथड बिना यूज़ किए जल्दी से ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं, हमें वहाँ पर अपने टाइम को सेव करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज 13, नेक्स्ट इज 31, नेक्स्ट इज 22। सो इन ऑप्शंस में आपको राइट आंसर निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो एक्सप्रेशन आपकी क्या दी गई है, एक्सप्रेशन आपकी दी गई है 10q + r। r की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, ओके। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स पुट द वैल्यूज। 100 × p, now what is the value of p, 2x, plus 10 × q, what is the value of q, 2x + y, and then we have r is 2y, clear? Now what is the answer, 200x। be quick in your solution, in your calculation। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन खुद ही अपने आप उतनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी।
Here we have 20x plus 20y and then we have 2y. Now let's add these 220x plus 22y. ये हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x और y में निकाल लिया. अब हम आगे फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर 10x plus y is multiplied by another number 10a plus b and the result is this. तो रिजल्ट तो आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट कब आ रहा था, जब क्वेश्चन कह रहा है हम 10x plus y को, जब क्वेश्चन कह रहा है हमने 10x plus y को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 10a plus b के साथ मल्टीप्लाई किया, तब हमें रिजल्ट मिला 220x plus 22y. ओके, सो अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और 10a plus b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है. अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है, तो सब कुछ सामने है, बस मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, वरना आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे खुद ही चेक कर लीजिए. अगर हम यहाँ से 22 कॉमन ले लें, हमें पास क्या बचेगा अंदर, 10x plus y, और वो 10x plus y इस 10x plus y से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर यहाँ से टिक कर सकते हो दैट मैम 22 इज़ द राइट आंसर. बट फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए, लाइक अगर हमने यहाँ से 22 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका विद इन ब्रैकेट बचा 22, 10x plus y, और यहाँ अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा. ये दोनों कट के आपको क्या आंसर दे रहे हैं, 22. आपसे सेपरेट वैल्यूज नहीं पूछी गई हैं a एंड b की, आपसे सिर्फ 10a plus b का आंसर पूछा गया है. सो यहाँ से हमें राइट आंसर मिल गया. सो द राइट आंसर इज दिस. Next, if the HCF of 55 and 99 is expressible in the form of 55m minus 99, then the value of m is. Very easy question students. अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF निकालना है 55 और 99 का, और उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, यानी कि जो भी HCF आया हम उसे किसके बराबर रख देंगे, इक्वल टू में इसके एक्सप्रेशन, और यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे. लेट्स सी द ऑप्शंस 4, 2, 1 एंड 3. ओके, सो इट्स वेरी इजी. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप आंसर देखें. मैं इजी है इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा रही हूँ. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट, जब हम HCF निकालेंगे 11 आएगा, उस HCF को हमने इक्वेशन के सामने, बिकॉज इसी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे. तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपकी 2. सो द राइट आंसर इज 2. 14. The largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is. क्वेश्चन कह रहा है हमने इस 70 और 125 को किसी एक नंबर से डिवाइड किया, लार्जेस्ट नंबर से, जिससे पॉसिबली डिवाइड हो सकता था. जब हमने डिवाइड किया तो 70 के केस में हमें रिमाइंडर मिला 5 और 125 के केस में रिमाइंडर मिला 8. तो अगर स्टूडेंट्स रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर हम चाहें कि रिमाइंडर ना बचे, तो हम उस रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट और नॉट. अगर हम 70 में 5 को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जिस भी नंबर से हम 65 को डिवाइड कर रहे थे, अब ये रिमाइंडर नहीं बचेगा. सेम हम 125 के साथ कर सकते हैं. अगर हमने इसमें से पहले ही 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 117. यानी कि अब इन दोनों नंबर को किसी ऐसे नंबर से कोई ऐसा नंबर डिवाइड कर रहा है जो इनको डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं देगा. ओके, और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे आंसर आपका 13 हो सकता है. ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस. See, first option is only 13. Second is 65. Third is 875. Now 1750. Students, तो ये तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो बड़े हैं. 65 से आप चेक कर लो, 65 के टेबल में कभी भी 117 आएगा नहीं, सो ये हो नहीं सकता. तो अगर फाइनल आंसर इज 1. Let's see. This is the explanation. Next, if two positive integers a and b are written as a equals to, a की वैल्यू आपको दी गई है एंड b की आपकी सेपरेट वैल्यू दी गई है, x y यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, कोई भी प्राइम नंबर्स, HCF निकालिए a और b का. सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो क्वेश्चन में HCF निकालने को कहा जा रहा है. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने पुराने क्लासेस में हमने कैसे HCF निकालना सीखा, तो जो फर्स्ट हमें टीचर ने बताया था मेथड, वो ये था कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, उसके बाद हमें उनमें से कॉमन फैक्टर लेना होता है, उसके बाद उन कॉमन फैक्टर में हम सबसे लीस्ट पावर को इंक्लूड करते हैं HCF के लिए. ओके, और LCM में क्या करते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, प्लस कॉमन के अलावा भी जो नंबर होते हैं वो भी ले लेते हैं. सो हमें उसी बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करना है. लाइक अगर हम एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर में देखें, तो कॉमन क्या है, दोनों ही कॉमन है, एक्स और वाई दोनों में आ रहे हैं. अगर हम लीस्ट पावर की बात करें तो एक्स की लीस्ट पावर है 1
और y की लीस्ट पावर है 2, तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, बेसिक मेथड था। ऑप्शंस देख लेते हैं, xy स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन इज 2। ओके, सो याद रखिएगा HCF में हमें कौन सी पावर देखनी होती है, लीस्ट पावर देखनी होती है कॉमन फैक्टर्स की। ओके, next is if two positive integers p and q can be expressed as p equals to ab square, q equals to a cube b cube, p being prime number, then LCM। मैं स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया LCM में हम क्या करते हैं, LCM में हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके अलावा भी जो फैक्टर्स होंगे उन्हें भी ले लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। और पावर्स की बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। सो आप इसको देखते ही सॉल्व कर लीजिए, ए और बी दोनों ही है, ए की पावर क्यूब हाईएस्ट 3 हो जाएगी और b की हाईएस्ट पावर 2, तो a क्यूब b स्क्वायर इज द राइट आंसर। लेट्स सी द ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। सो विच ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन बेटा जो देखते ही सॉल्व हो सकते हैं, उन्हें देख के ही सॉल्व कर लीजिए तुरंत ही, ताकि आपका टाइम बचे, बट एक्यूरेसी के साथ। और एक्यूरेसी प्रैक्टिस से ही आती है, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरैशनल। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया इरैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर अगर आपके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में हो तो वो इरैशनल होता है। फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन में जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, या अगर आप यहीं से देख लें सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और रैशनल और इरैशनल के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर क्या होगा, इरैशनल होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली हियर, यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, 2 इरैशनल और एक रैशनल मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन दिस विल गिव यू एन इरैशनल आंसर, सो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी आपसे क्या कहती है कि ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर विल minus under root 3 square. It will give you 2 minus 3. So the final answer is -1. And negative numbers are also rational number. So if a question is asking you that which number is not irrational, that obviously if कोई number irrational नहीं है तो वो क्या होगा, rational होगा. So this option is right. Again multiplication of rational and irrational is irrational. So this is also wrong. तो आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी यहाँ से थर्ड ऑप्शन को राइट कर सकते थे, और ट्रिक आप आइडेंटिटी लगा के भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर रैशनल है। लेट्स सी द आंसर। यस, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज। ऑब्वियसली यहाँ पे तो सब बिना ऑप्शंस देखे बता सकते हैं कि यस मैम अभी आपने बताया, इसका आंसर हमेशा इरैशनल होगा। ओके, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। रैशनल, इरैशनल, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। कोई भी नंबर रैशनल और इरैशनल दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो ये ऑप्शन सब ऑप्शन राइट हो जाते हैं। आपका राइट आंसर है इरैशनल। ओके, 19, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स इज ऑलवेज। ओके, क्वेश्चन ने कह दिया ऑलवेज मतलब या तो रैशनल होंगे या इरैशनल, और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 नंबर इरैशनल हो या रैशनल के साथ, इरैशनल के साथ कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा इरैशनल होना है। ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स। अगर ये क्वेश्चन ये कह देता 2 सेम इरैशनल नंबर्स, तब क्या हम ये कह सकते हैं कि आंसर हमेशा इरैशनल होगा? ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे हम कभी ये नहीं कह सकते अगर सेम इरैशनल, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम अंडर रूट थ्री ये अलग अलग तो इरैशनल है, बट अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर 3 आएगा, और 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर सेम कहता तो आंसर विल बी ऑलवेज रैशनल, डिफरेंट कह रहा है तो इसका मतलब हमेशा इरैशनल। डिफरेंट बिकॉज अंडर रूट 3 से अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक इरैशनल आंसर ही आएगा। ओके, सो लेट्स सी द आंसर्स। रैशनल, इरैशनल, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। So the right answer is irrational because 2 different irrational numbers की बात हुई है। क्लियर? और सेम की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? रैशनल। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by। अगर हमने consecutive क्या होते हैं? एक के बाद एक आने वाले नंबर। तो अगर हमने 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए जो एक के बाद एक आते हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाएंगे? लेट्स सी द आंसर।
sorry, options. First is 4, second option says answer is 6, third option says answer has no common factor, fourth option says only 1. सिर्फ 1 होगा ऐसा नंबर जो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता होगा. अच्छा, मैंने आपसे बताया जब भी क्वेश्चन आपको नंबर्स ना दे, आपसे बोले आप एज्यूम करें, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में हम एज्यूम कर लेते हैं 3 नंबर 1 2 3. इनका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है. सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6. ठीक है. सो यहाँ से हमें मिल गया कि 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? 6 डिवाइड कर सकता है. सो राइट ऑप्शन है 6. अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर यहाँ पे 1 2 3 ना हो तो क्या डिवाइड होगा 6 से? चेक कर लेते हैं. मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 2 3 4, राइट. सो 2 3 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 24. क्या 24 6 से डिवाइड नहीं होता? होता है. ओके, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 3 6 तो आ ही गया ना. अब इसके बाद आप जितने भी नंबर लेते जाएंगे वो 6 के मल्टीपल ही होंगे. सो हर पॉजिटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा. क्लियर? लेट्स सी द ऑप्शन आंसर. सो यस स्टूडेंट्स, 3 इज द राइट आंसर. Sorry, 6 is the right answer. Option number 2 is right. Okay. So next question is the largest number that will divide 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11 and 15 respectively is. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है. जैसे ही बात डिवीजन किया है स्टूडेंट्स, आपको समझ जाना चाहिए यहाँ हमें HCF फाइंड आउट करना है. और जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7. इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है. क्या करेंगे हम? रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे रिजल्टिंग नंबर्स होंगे हमें सिर्फ उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक ऐसा नंबर जो उनको डिवाइड कर लेता हो. ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर तो हमने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे. ऑप्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ऑप्शन है 17, 11, 34 एंड 45. सो जब आप डिवाइड माइनस कर लेंगे, लाइक 398 से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 398 से आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा 7 को. सो आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? आंसर बचेगा 391. 436 से किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 11 को. क्या आंसर बचेगा स्टूडेंट्स? आंसर बचेगा 425. 542 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को. क्या आंसर बचेगा स्टूडेंट्स? 7, 2 एंड हियर वी हैव 5. सो अब अपने ऑप्शंस में से आप देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर सकता हो. स्टूडेंट देखिए 34 के टेबल में कभी भी 11 लास्ट में या 7 तो आएगा नहीं. 1 या 7 तो आने नहीं है. सो ये ऑप्शन हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गया. 5 के टेबल में हमेशा, बिकॉज यूनिट डिजिट देखिए 5 है, तो इसके आंसर में या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. और यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो खाली इस ऑप्शन को लेके तो हम इस ऑप्शन से चल नहीं सकते. तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए. अब आपके पास बचा 11 एंड 17. 11 से हम चेक कर लेते हैं क्या 11 से 391 डिवाइड होगा? नहीं होगा. आप देखेंगे रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो सिर्फ आपके पास राइट ऑप्शन क्या बचा? 17. तो ये हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम बैठ के HCF निकालते, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया हमने. ओके, लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, आंसर 1, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. आप देख रहे हैं क्या निकाला है? HCF निकाला है. ओके, तो यहाँ के बाद, इस पोर्शन के बाद आप HCF के लिए बेसिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप इस एलिमिनेशन ट्रिक से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा. ओके, नेक्स्ट, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th, 12th. बसेज आर टू बी हायर्ड टू टेक दीज स्टूडेंट टू अ पिकनिक. ओके, सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं. 3 डिफरेंट क्लास से बच्चे जा रहे हैं. बसेस को हायर किया गया है पिकनिक तक रीच करने के लिए. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस, मतलब फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, कितने बच्चे जा सकते हैं अगर हर बस बराबर बच्चों को लेके जा रही है. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. 52, 56, 48, 63. मतलब बसेस आपको इतनी लेनी है कि हर बस में बराबर के बच्चे आ जाएं और सारे बच्चे चले जाएं पिकनिक पे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दो बेटा, तो ऑप्शंस आपके सारे दिए गए नंबर से स्मॉलर है, और स्मॉलर आंसर हमारा HCF के केस में ही आता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे HCF. ओके, सो HCF इज 52. सो 52 इज राइट आंसर.
ओके अब आई कैन नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन बिकॉज मैं आपको मेथड बता सकती हूँ। मेथड क्या था कि क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, आपको समझ में आ गया तो HCF आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे आंसर शो करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ओके 23 there is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one around the field. Harish takes 12 minutes. मीन्स एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है, दो बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फील्ड का राउंड ले रहे हैं। प्रिया को 18 मिनट्स लगता है, हारिश को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया राउंड लेना और एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगी, क्वेश्चन में कभी भी मीटिंग के बारे में पूछा जाए कि कितनी देर बाद सब दोबारा मिलेंगे, चाहे ये चलने का क्वेश्चन हो, लाइक वॉक कर रहे हैं दो लोग, या 2-3 बेल्स दे दी जाएं कि कितनी देर बाद दोबारा बजेंगी, या ऐसे कोई भी क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप याद रखिए वहाँ पे आपको LCM ही फाइंड आउट करना है। लाइक डिवीज़न देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पे HCF निकालना है। वैसे ही जब भी कभी मीटिंग पॉइंट की बात हो रही हो वहाँ पे आप ये समझ जाइए आपको यहाँ LCM फाइंड आउट करना है। ओके सो 12 और 18 का LCM फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आप ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट इज 36, सेकेंड इज 18, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज दे विल नॉट मीट। ओके क्वेश्चन कह रहा है मिलेंगे ही नहीं, सो आई थिंक ये ऑप्शन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो कभी मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तो है, ऑब्वियस सी बात है, दो लोग अगर एक ही सर्कल में राउंड ले रहे हैं तो एट एनी पॉइंट दे विल मीट फॉर श्योर। सो अब हमने क्या बोला कि आपको ये भी देखना है कि LCM निकालना है, तो LCM तो वही होता है भाई जो टेबल में आता हो। तो 12 की टेबल में 6 नहीं आएगा, 18 के भी टेबल में 6 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इस पे अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएं देखें तो 18 के टेबल में 18 तो आता है, 12 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या बचा, 36। ओके सो आप फर्स्ट भी हम फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर हम आपको ये कह देते बेटा फर्स्ट इज राइट, तो आपके दिमाग में डाउट रहता क्या ये तीनों नहीं हो सकते। तो पहले आप उन ऑप्शंस को रिमूव करिए जो हो ही नहीं सकते, देन आप अपने श्योर आंसर पे आइए। ओके लेस द आंसर इज गिवन, आंसर 1, LCM of 18 and 12 is 36. Next question. 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively. Okay. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bag. मैक्सिमम कैपेसिटी बैग की निकालिए, मीन्स आपको बैग में पैक करना है इन वीट्स को, तो कितनी कैपेसिटी का एक बैग होना चाहिए कि आप सारे वीट्स को पैक कर सको। ऑप्शंस देख लेते हैं, 98, 290, 200 एंड 350। ऑप्शंस देख के स्टूडेंट्स आपको क्या लग रहा है, सारे ही ऑप्शंस छोटे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम HCF को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? सो HCF फाइंड आउट कर लीजिए। HCF आपका आ गया 98 kg। देखिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन की राय नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज जब बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। ओके जो स्टेटमेंट समझ सकते हैं फॉर देम इट इज़ गुड, बट जिन्हें नहीं समझ में आता बिकॉज आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जब हमारे पास एडवांटेज है कि हम अपने ऑप्शन से क्वेश्चंस की एक्यूरेसी को चेक कर सकें कि हाँ हमें जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है वो यही होगा या नहीं, तो हम उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाएं। आप अपने ऑप्शन से पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या सही निकल सकता है। बहुत सारे बच्चे अगर इसमें ऑप्शन ना हुआ होता तो शायद LCM निकालने बैठ जाते, लास्ट में LCM निकालने के बाद उन्हें समझ में आता कि अरे हम तो गलत कर रहे हैं, राइट। बट अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शंस आपको सारे अपने दिए गए नंबर से छोटे लग रहे हैं, तो वहाँ आपको टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे समझिए कि ऑप्शंस छोटे हैं, आंसर छोटा आएगा, इसका मतलब हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट HCF दिया गया है 2 नंबर का ना, 2 नंबर कौन से हैं, तो 2 नंबर हैं 16 एंड Y। HCF दिया है, LCM दिया हुआ है, ठीक है, दोनों नंबर का। क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ Y निकालिए, ठीक। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आपके पास ये फॉर्मूला तो पता ही है आपको, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 8 इंटू 48। क्लियर? सॉरी 8 इंटू 48 नहीं, HCF इंटू LCM A इंटू B मीन्स नंबर, तो A आपका 16, B Y, LCM है आपका 48 और इधर आपका HCF is 6। यहाँ से आप अपनी Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन।
फर्स्ट इज 24, सेकेंड इज 16, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 48. जल्दी से सॉल्व करके फिर आप अपना आंसर चेक कर लीजिए. वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए एंड देन आंसर चेक करिए. द राइट आंसर इज 24. Okay, that means first option is the right answer. Clear? Next question. According to fundamental theorem of arithmetic, if t divides b square, ये हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर t b स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है तो t किसको डिवाइड कर सकता है? b को भी डिवाइड करेगा. लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट इज t डिवाइड्स b. पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है, बट हम अपने बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. नेक्स्ट इज बी डिवाइड्स टी. तो स्टूडेंट्स इन दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा. जो पहला है वो पहले ही रहेगा. लाइक टी पहले था तो टी पहले रहेगा. ओके. देन थर्ड इज टी स्क्वायर बी स्क्वायर, डेफिनेटली रॉन्ग. फोर्थ इज बी स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर, डेफिनेटली रॉन्ग. ओके, सो द फर्स्ट इज राइट ऑप्शन. लेट्स सी द आंसर. यस. नेक्स्ट इज द नंबर पाई इज. पाई कैसा नंबर है? एक्सप्लेनेशन, किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया कि पाई कैसा नंबर होता है? इरैशनल नंबर होता है. लेट्स सी ऑप्शन है कि नहीं. नेचुरल नंबर, सेकंड इज रैशनल नंबर, थर्ड इज इरैशनल नंबर, फोर्थ इज रैशनल और इरैशनल नंबर. सो पाई स्टूडेंट्स कैसा नंबर है? पाई एक इरैशनल नंबर है. सो आंख बंद करके इस पे टिक कर दीजिए. लेट्स सी द राइट आंसर. यस, 3 इज द राइट आंसर. और यहाँ पे आप देखिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है. 3.145 सो ऑन, मीन्स इसकी वैल्यू चलती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती. तो ये कैसा नंबर है? ये एक नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जिससे हम कहते हैं इरैशनल नंबर. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली. 8 एंड 9 से डिवाइड करना है 5 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर और रिमाइंडर 5 आना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब आपको डिवाइड करना हो किसी पर्टिकुलर दो नंबर से, तो हमेशा याद रखिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. बिकॉज अलग अलग तो आप कर नहीं सकते डिवाइड. 8 से करके देखिए, 9 से करके, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. सो हम इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, और कॉमन मल्टीपल के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? एलसीएम. तो हमें क्या मिल गया एलसीएम? 8 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 72. क्यों मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया? बिकॉज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं वो उनके प्रोडक्ट होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करिएगा. अपना बेसिक मेथड एलसीएम का निकाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट करिए. 72 आपका प्रोडक्ट आ गया. अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस. ओके, सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है? अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है. क्या आप इन सारे नंबर्स को 72 से डिवाइड करिए और जल्दी जल्दी से डिवाइड करके ये चेक करिए किस ऑप्शन में आपका 5 रिमाइंडर आ रहा है. जिसमें बचेगा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. सो लेट्स सी द राइट आंसर. द राइट आंसर इज 33. मीन्स जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 72 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio between the LCM and HCF of 5, 15, 20. I think it's a very easy question. क्या करना है? LCM निकाल लीजिए पहले तीनों का, HCF निकाल लीजिए और उनका रेशियो ले लीजिए. ठीक है? Let's see the option. Options are 9:1, second is 4:3, third is 11:1, fourth is 12:1. So basic method इस्तेमाल करना है. सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपने आंसर को चेक कर लीजिए. I will show you the right answer is 4. मीन्स जब आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 alarm clocks ring their alarm at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds if they first beep together at 12 noon. पहली बार उन्होंने साथ में कब बीप किया? मीन्स कब वो बजे? 12 नून पे बजे. तो दोबारा कब बजेंगे स्टूडेंट्स? सो ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कभी भी मीटिंग पॉइंट की बात कर ली जाए या दोबारा कब एक साथ काम होगा, वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम. तो आप 50 एंड 48 का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए. आंसर विल बी इन सेकेंड्स. ठीक है, तो 12 बजे एक बार बज चुके हैं. आप उन सेकेंड्स को इस 12 में ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 12 के बाद दोबारा वो कब बचेंगे. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. 12:20 PM, 12:12 PM, 12:11 PM, नन ऑफ दीज. सो यहाँ पे 12:20 का मतलब क्या है? 12 के बाद कितने बजे दोबारा बज रहे हैं? तो 20. मीन्स अगर आपका एलसीएम निकालने पे 20 सेकेंड्स आता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा. 12 सेकेंड्स आता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा. 11 सेकेंड्स आते हैं आपका एलसीएम तो ये ऑप्शन हो जाएगा. राइट? और अगर इनमें से कोई भी सेकेंड्स मैच नहीं करता तो नन ऑफ दीज. क्लियर? लेट्स सी विच इज द राइट आंसर. मैंने आपको दिया है कि कॉन्सेप्ट का क्या इस्तेमाल करना है? एलसीएम निकालना है हमें यहाँ पे.
सो द LCM ऑफ 50 and 48 इज 1200 सेकेंड्स. 1200 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 20 मिनट क्या मतलब है कि 12 के बाद 20 मिनट बाद दोबारा से ये लोग साथ में दोनों बीप करेंगे, दोनों क्लॉक्स, तो वो टाइमिंग क्या होगी आपकी 12:20. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेचुरल नंबर्स whose difference is 66 and the least common multiple is 360. दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 66 है और LCM 360. इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने अभी किया था जिसमें सम की बात हो रही थी और हमने वहाँ कैसे निकाला था, हमने ऑप्शन से निकाला था. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं. फर्स्ट इज 120 and 54, सेकेंड इज 90 and 24, थर्ड इज 180 and 114, फोर्थ इज 130 and 64. ठीक है, सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 66 है क्या. जिनका नहीं है हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे. तो यहाँ अगर हम चेक करें 120 एंड 54 का डिफरेंस लेते हैं, यस इट विल बी 66. 90 एंड 24 का लेते हैं, यहाँ पे 66 आएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है. 180 एंड 114 का लेते हैं, दिस विल ऑल्सो गिव यू 66. यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे, इसका मतलब इस तरीके से तो हमने चेक कर लिया सभी में 66 आ रहा है, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है. देन सेकंड कंडीशन पे आइए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल उनका 360 होना चाहिए, यानी कि ऐसे नंबर हैं जिनकी टेबल में 360 आता है. तो 120 की टेबल में 360 आता है, यस आता है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. 54 की टेबल में आता है क्या? चेक कर लीजिए. ठीक है, क्या आएगा? नहीं, 54 की टेबल में 360 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. सेकेंड 90 की टेबल में 360 यस आता है 4 टाइम्स. 24 की टेबल में आता है क्या? आता है, आई थिंक. डिवाइड करके देख लेते हैं. 24 360 हाउ मेनी टाइम्स? 1. हियर यू हैव 120 एंड दिस 15 टाइम्स. इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा राइट आंसर है. 90 एंड 24 वो दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 66 होगा और LCM 360 होगा. लेट्स सी द राइट आंसर. यस, राइट आंसर इज 2. So the last question of our today's session is, the question is saying there are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone. Means स्कूल में इतने boys हैं, इतने girls हैं और इनको आपको डिवाइड करना है अलग अलग सेक्शंस में. कंडीशन ये है कि जिस सेक्शन में बॉयज़ है उसमें गर्ल्स नहीं होंगी, जिस सेक्शन में गर्ल्स है उसमें बॉयज़, सेपरेट सेक्शंस बनेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर ले कि हम एक सेक्शन में कितने बच्चे बैठा सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कितने सेक्शन बनाने. अगर हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि एक रूम में कितने बच्चे बैठाने हैं, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें कितने रूम की ज़रूरत है. तो अगर आपको ये पता करना है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचिए कि अगर हमें ये पता करना है कि एक रूम में कितने बच्चे, तो टोटल से तो कम ही बच्चे बैठेंगे ना एक क्लास में, किसी भी सेक्शन में टोटल से तो कम ही बच्चे बैठेंगे. सो कम के लिए हमें क्या करना होता है? HCF निकालना होता है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? 576 और 448 का HCF निकाल लेंगे. ओके, सो अब यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, सबसे पहले कैलकुलेट करिए क्या HCF आया. मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, यहाँ पे HCF आएगा 64. अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे, ऑप्शंस देख लेते हैं. अभी क्वेश्चन यहाँ पे फर्दर सॉल्व करना है हमें. क्यों? क्योंकि 64 तो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि एक सेक्शन में इतना बच्चा बैठ सकता है. अगर हमें टोटल सेक्शन निकालने हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे? एवरीबडी नोज, हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ऑप्शंस देख लेते हैं. 22, 16, 36, 21. अब आपका 64 HCF आया तो आप ये तो समझ गए ना कि यहाँ में से तो कोई आंसर राइट नहीं हो सकता, मतलब अभी क्वेश्चन में कुछ और निकालना बाकी है. ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉयज़ के लिए कितने सेक्शन बनाने हैं ये हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को 64 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, और गर्ल्स के लिए कितने सेक्शन बनाने हैं ये हम 448 से 64 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब आप इसे चेक कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या बनेंगे ये हम देख लेते हैं अपने आंसर से. सो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपके डिवाइड करने के बाद क्या बन रहे हैं? 16. ओके, आई होप स्टूडेंट्स जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे. आपको ये समझ में आया होगा कि कुछ क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं है बेसिक मेथड को इस्तेमाल करने की, कुछ क्वेश्चंस को हमें ट्रिक से ही सॉल्व करना है. अदरवाइज 90 मिनट्स हमारे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए लेस हो जाएंगे. ओके, कम पड़ेंगे हमें सॉल्व करने के लिए. सो कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF प्रोवाइड की गई है, उस PDF के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए. जहाँ बेसिक मेथड की रिक्वायरमेंट है वहाँ बेसिक से करिए, जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ अपनी एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई करिए. And I hope you liked the session, you enjoyed this session. So if you enjoyed this session, please subscribe our channel to receive latest updates on time. Hit the bell icon. Thank you and have a nice day.